Good afternoon, everyone. Today we will discuss the midterm paper. So I will show you one Excel sheet and we will discuss the paper and we will learn some techniques. So I will share some small videos. I think this is visible to you. So first of all, we will discuss the first question, true false question. इसमें 5 थे क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर ठीक था. Financial management is primarily concerned with the acquisition and utilization of funds. The correct answer is true. Most of the students have done it correctly. लेकिन ये जो सेकंड था, payback period method considers time value of money while evaluating investment projects, ज्यादातर बच्चों ने इसको ट्रू करा है. तो वो कंफ्यूज हो गए थे. एक्चुअली दो तरह के पेबैक पीरियड होते हैं. एक सिंपल पेबैक पीरियड, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता. डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड करता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? फॉल्स, क्योंकि सिंपल पेबैक पीरियड के बारे में दिया हुआ है. सिंपल पेबैक पीरियड मेथड कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इट्स फॉल्स. और थर्ड वाला भी कुछ बच्चों ने रॉन्ग किया था. कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज जीरो बिकॉज नो कैश आउटफ्लो अकर्स. ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जिसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं. तो वो हम लेते हैं उसको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसकी भी निकालते हैं. तो इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि इसकी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है. जैसे हमने शेयर, प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, रिटेन्ड अर्निंग किसको बिलोंग करती है? शेयर होल्डर्स को. अगर कंपनी वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती तो कंपनी सपोज टू अर्न ए वेरी गुड रिटर्न फॉर देम. लाइक फॉर एग्जांपल, आप ये देखिए, आप अमेजन जो है वो नॉर्मली डिविडेंड नहीं देती. जो भी रिटेन्ड प्रॉफिट है वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देती है, लेकिन उसका रिटर्न शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा मिलता है. क्योंकि जब शेयर होल्डर को वो पैसा नहीं दे रहे हैं, उनका पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, तो दे विल जनरेट वेरी गुड रिटर्न ऑन दैट. तो वो उसकी भी कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. इंडिया में रिलायंस है जो ऐसा करती है, हर साल कोई नए प्रोजेक्ट शुरू करती है. बाकी 4 और 5 के तो आंसर ठीक थे ज्यादातर. अब हम चलते हैं. बेसिकली वी हैव टू डू एनपीवी इन दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टेक्निक करेंगे. तो कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स कौन से होते हैं, तो ये चैप्टर था. There are discounted cash flow techniques like net present value, internal rate of return, and profitability index. I will share small videos on each one of them separately. And non-discounted cash flow, payback period, and accounting rate of return. तो इसमें हम ये 5 है बेसिकली. एक और हो सकता है आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसका आंसर आपको ऐसे लिखना था: डिस्कस द वेरियस कैपिटल बजटिंग टेक्निक. और इसको आप ना, ये तो शॉर्ट में है, आप थोड़ा सा डिटेल में भी लिख सकते हो. वो हम डिस्कस करेंगे. एनपीवी को आज डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में. तो एनपीवी को जानने से पहले आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में पता होना चाहिए. तो लेट्स डिस्कस टाइम वैल्यू ऑफ मनी फर्स्ट. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखो, दो बातें होती हैं, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग. कंपाउंडिंग से हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप ध्यान से सुनना, थोड़ा प्रैक्टिकल है. फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? मान लो बैंक में आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए. बैंक में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, तो उसकी वैल्यू 5 साल के बाद कितनी होगी? तो इसको मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ. देखो बैंक में, सॉरी, आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करे, और 5 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम. तो ये क्वेश्चन है. तो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे प्रिंसिपल इंटू 1 + i रेज टू दी पावर n. तो इसका कैलकुलेशन एक्सेल में तो बड़े आराम से हो जाएगा. देखो इसका कैलकुलेशन होगा, प्रिंसिपल कितना है बेटा? 10,000 है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + i. आई कितना है बेटा? 10%. 1 + 10%, रेज टू दी पावर एन कितना है? 5 years.
तो ये अमाउंट हो जाएगा 16,105। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, या इसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, 10,000। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? अब ये जो फैक्टर है ना, ये आपको बुक में दिया होगा। ये फैक्टर कुछ नहीं है, वो ऐसे निकालते हैं। 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी, इसमें 1 डिवाइडेड नहीं होगा। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू द पावर एन। एन कितना है? 5 ईयर्स है। तो ये फैक्टर हो गया आपका। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। अब आप इसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए तो सेम अमाउंट आना चाहिए ना। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 1.6105। तो देखो सेम अमाउंट आ रहा है, 16,000। अब आपको क्या है, देखो मैंने तो एक्सेल में कैलकुलेट कर लिया ये वाला फैक्टर, एकदम से फार्मूला लगा के। 1 प्लस आई रेस टू दी पावर एन। लेकिन आपको तो एक्सेल होगा नहीं एग्जाम में, और आपको कैलकुलेटर भी नहीं अलाउड है। तो ये फैक्टर जो है ना, गिवन होगा। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, FVF, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। या फिर इसको कंपाउंड वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर, फ्यूचर वैल्यू। अब ये होता क्या है? देखो आज की डेट में जो 10,000 रुपीज हैं, 5 साल के बाद कितने बन जाएंगे? 16,000। तो एक्चुअली ये क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन भी आपका बढ़ रहा है। आप देखोगे कि जो सामान अभी आप 10,000 में खरीदते हो, 5 साल के बाद वो 16-17 हजार का मिलेगा। तो दोनों की वैल्यू सेम है। आज की डेट में जो आप 10,000 खरीद रहे हो, 10,000 में जितना चीजें खरीद रहे हो, 5 साल के बाद 16,000 में भी उतना ही आएगा। अब इसी को हम उल्टा कर दें कि फ्यूचर वैल्यू आपको गिवन है, फ्यूचर वैल्यू गिवन है आपको, और आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना। तो अब कैसे निकालेंगे? मान लो कि फ्यूचर वैल्यू है 16,105 रुपये, और इसकी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू दी पावर माइनस एन। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगी? फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई, आई इज 10%, रेज टू दी पावर माइनस एन, -5। तो ये देखो वही अमाउंट आ गया, लगभग 10,000। 10,000 आ गया ना, अप्रोक्सीमेटली। तो ये फ्यूचर वैल्यू है, इसको हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसका दूसरा तरीका ये है, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू कितना है बेटा आपका? 16,105। उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकाला था हमने? 1 प्लस आई, 1 प्लस 10% रेज टू द पावर -5। तो दिस इज 0.621। दिस इज 0.621। 6209 है, इसको हम 3 डिजिट्स लेते हैं तो 621 आता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फ्यूचर वैल्यू 16,105, अभी इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है? 0.621। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 10,000। आया ना सेम अमाउंट? तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकालते हैं, 16,105 को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई। प्रेजेंट वैल्यू कितने है? 10,000। अब ये तो एक प्रेजेंट वैल्यू है कि 5 साल के बाद जो 16,000 मिल रहे हैं आज की डेट में, उसका कितना वैल्यू है? 10,000, है ना। तो अब हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या करना होता है? देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ये था, एक प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,50,000 की चाहिए। 1,50,000 आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे, और रिटर्न में आपको क्या मिला?
एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ 40,000 फॉर 5 ईयर्स, हर साल 40,000 रुपए मिले। तो पहले साल 1.5 लाख रुपए गए, हमने ईयर लिखे, उसके आगे कैश फ्लो लिख दिया। 1.5 लाख रुपए गए, ये मैंने माइनस में लिखा है। हर साल फर्स्ट ईयर में 40 मिले, सेकंड ईयर में 40 मिले, थर्ड ईयर में 40 मिले, फोर्थ ईयर में 40 मिले, फिफ्थ ईयर में 40 मिले, ये हमारे कैश इनफ्लो है। और 1.5 लाख क्या है? कैश आउटफ्लो। तो एनपीवी में हमें क्या करना होता है? प्रेजेंट वैल्यू, सारे इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है, और उसमें से आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करना होता है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आता है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि एनपीवी आता है आपका। तो अब इसको निकालेंगे हम। देखो, इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ना आपको गिवन होंगे, आपको ये कैलकुलेशन करनी नहीं है जो भी हमने करी थी लास्ट उसमें। ये ना फैक्टर गिवन है, जैसे यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर दिए हुए हैं 10% के, फर्स्ट ईयर के लिए 0.909, सेकेंड ईयर के लिए 0.826, थर्ड ईयर के लिए 0.751। तो ये हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लिया। फ्यूचर वैल्यूज गिवन है, उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो 0 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो होगा 1, क्योंकि आज की डेट में जो 1.5 लाख रुपए हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 1.5 लाख ही होगी। तो 1.5 लाख को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 लाख ही आएगा। माइनस में इसलिए लिखा है क्योंकि आउटफ्लो है, जा रहा है पैसा। फर्स्ट ईयर के एंड में जो आपको 1 लाख, सॉरी 40,000 मिल रहे हैं, उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आ गया 36,360। इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे ना। ऐसे ही हम फिफ्थ ईयर के एंड में जो 40,000 मिल रहे हैं उसको 0.621 से मल्टीप्लाई किया, तो उसकी आज की डेट में वैल्यू कितनी हो गई? 24,840। तो ये प्रेजेंट वैल्यू है। और फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 40,000। वो हमें 5 साल के बाद मिलेंगे। आज की डेट में उसकी कितनी वैल्यू है? इतनी है। तो ये हमने सारी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, इन सबको ऐड कर दो, तो इसका टोटल आएगा 1,51,600। और इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को माइनस कर दो 1.5 लाख रुपए, तो एनपीवी कितना हो गया? 1,600 रुपये। आप इन सबको ऐड करोगे तो डायरेक्टली भी 1,600 आ जाएगा। अब इसको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए? तो एनपीवी अगर 0 से ज्यादा है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अब एनपीवी को एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें कैश फ्लो निकालने होते हैं, 4 स्टेप्स हैं। कैश फ्लोज ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुड बी फोरकास्टेड। तो ये हमें गिवन थे क्वेश्चन में कि शुरू में 1.5 लाख गए और हर साल फिर 40,000 रुपए आए। ये गिवन होते हैं, कि जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, हर साल डिफरेंट ये होते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं करना, गिवन होंगे। दूसरा है कि डिस्काउंट रेट निकालना। अब ये डिस्काउंट रेट निकालना हमने सीखा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही डिस्काउंट रेट बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है हर्डल रेट, है ना। डिस्काउंट रेट बोल लो या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लो, एक ही बात है। तो वो हमें गिवन थी क्वेश्चन में 10%। तो ये भी हमने कर लिया। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकालने हैं, जो हमने इस ढंग से निकाले, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को आप इनिशियल आउटले भी बोल सकते हो, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से इनिशियल आउटले को माइनस करेंगे तो एनपीवी आ जाएगा। और एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट, और अगर नेगेटिव है तो रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये था आज का छोटा वीडियो, और इसको हम अभी बंद करते हैं। और दूसरे वीडियो में मैं आपको दूसरे टेक्निक ARR, IRR, पेबैक पीरियड भी एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।